अच्छा जी, इस क्वेश्चन में इज सेइंग अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन इज एडेड टू कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन and allowed to reach equilibrium. The equilibrium concentration are given. Use your expression in F2 to calculate the concentration of cadmium chloride in the equilibrium mixture. अच्छा, आपने एक्सप्रेशन जो बनाई है वो के स्टेप की बनाई होगी, उसको आप यूज करके जो है इसकी पहले आपको ना इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है? हमारे पास इक्विलिब्रियम 3 की आपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाली जब एक्सप्रेशन बनाओगे तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाली एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे चीज होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है, जो कि CdCl4 2 नेगेटिव, और इस पे जो पावर होगी वो 1 होगी क्योंकि इसके स्टोइचोमेट्रिक मोल जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन, लेकिन इसमें पावर जो होगी 4 हो जाएगी। तो ये वाली एक्सप्रेशन आपने यूज करनी है फॉर सॉल्विंग द नेक्स्ट पार्ट। सही है, तो इसमें आप के स्टेप की वैल्यू एंटर करो। के स्टेप की वैल्यू आपको गिवन थी ऊपर इस क्वेश्चन में। के स्टेप फॉर इक्विलिब्रियम 3 वाज 6.3 एक्सपोनेंट 2, और यूजिंग दिस आपने क्या करना है, कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड निकालना है, इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है। अच्छा, बता दो इसकी कंसेंट्रेशन क्या आ रही है। देखो, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन गिवन है, और आपने के स्टेप की वैल्यू ऊपर से डालोगे तो इसकी कंसेंट्रेशन आप बता रहे हो 7.28 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डेसीमीटर, राइट। अब जरा पार्ट 4 पे आ जाओ। पार्ट 4 में कह रहे हैं व्हेन मिथाइल अमाइन CH3NH2 is methyl amine is added to cadmium 2 positive ion, a mixture of कैडमियम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें सारे अमाइन, हमारे पास जो कैडमियम, ये जो कैडमियम ट्रांजिशन मेटल आइन है और ये जो मिथाइल अमाइन है, इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ लिगेंड। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, जाके डोनेट करेगा कैडमियम 2 पॉजिटिव आइन को और उसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेगा। इसमें कितने ये जो हमारे पास मिथाइल अमाइन है, इट मस्ट एक्ट एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक ही लोन पेयर होता है ना, तो इसमें 4 मोनोडेंटेट लिगेंड ज्वाइन हुए हैं। तो ये जो शेप बनना चाहिए या तो वो स्क्वायर प्लेनर बनना चाहिए या फिर आपका टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन साथ में ना एक और लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन एज अ लिगेंड काम कर रहा है, क्योंकि आपने मिथाइल अमाइन एक्वस फॉर्म में डाला था, तो एक्वस की वजह से वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन भी निकल के आएंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन भी एज अ लिगेंड काम करते हैं। ठीक है, सजेस्ट हाउ दी कैडमियम हाइड्रेटेड आयंस वाला जो लिगेंड है ये कैसे बनता है, वो बस ये पूछ रहा है आपको। तो इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोक्साइड आयन बेसिकली कहाँ से आए। तो देखो, हाइड्रोक्साइड आयन आने का रीजन वाटर है, वाटर की आयनाइजेशन हो रही है, और मिथाइल अमाइन डालने से वाटर की आयनाइजेशन ज्यादा होगी। किस तरह से वाटर की आयनाइजेशन होगी, क्योंकि जो मिथाइल अमाइन है वो जो है एज अ बेस काम करता है। अगर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या मिथाइल अमाइन रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो इटसेल्फ एम्फोटेरिक होता है, वैसे एसिड भी काम कर सकता है, एज अ बेस भी काम कर सकता है। जब मिथाइल अमाइन को हम वाटर में डालेंगे तो कुछ मिथाइल अमाइन के मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें वाटर जो है वो एज ए एसिड काम करेगा, प्रोटॉन डोनर, और मिथाइल अमाइन जितने भी अमाइंस होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो वाटर जब अपना H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा तो मिथाइल अमाइन बन जाएगा मिथाइल अमोनियम आइन, और वाटर में से क्या निकलेगा फिर? हाइड्रोक्साइड आइन। तो हाइड्रोक्साइड आइन लिगेंड हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि वाटर इज रिएक्टिंग विद अमाइन। तो आपने इसमें क्या लिखना है, मिथाइल अमाइन जो कि CH3NH2 है, is reacting with H2O to produce hydroxide ion. Water is acting as acid and methylamine as base. सही है आरम, आ गया समझ?
क्वेश्चन नंबर 5 का ई एंड एफ पार्ट। चलो अच्छा जी, देखो ये वाला जो काम है ना हमारा, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनैंटियोमर्स पढ़ा है ना, ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें ये पहले भी हमने एक पेपर कर रहे थे जिसमें ये वाला चीजें आ गई थी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर आपके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है जिन इनको हम इनैंटियोमर्स भी कहते हैं। तो इनैंटियोमर्स बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल की थी, जैसे हमारे पास अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, तो उन ड्रग्स के डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। उनमें से कोई एक आइसोमर ऐसा होता है जो कि आपका जो एक्चुअल काम है ड्रग का वो करेगा, और दूसरा आइसोमर जो होता है वो इस तरह का हो सकता है जो कि एक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ड्रग में दोनों के दोनों दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमर यही काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि दोनों का साइड इफेक्ट हो, अक्सर होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम 50-50 पर जब ये ड्रग प्रोड्यूस होती है, तो इन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स का 50-50% मिक्सचर होता है। इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर्स। और इन रेसमिक मिक्सचर को फिर हमें सेपरेट करना जरूरी होता है। अगर हमें ये आइडेंटिफाई कर लें हम कि दूसरा जो ऑप्टिकल आइसोमर है उसका कोई साइड इफेक्ट है, जैसे हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस की एक मेडिसिन होती है, उसको एटीटी कहते हैं। जब हम उस मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस ड्रग का मॉलिक्यूल, तो उसमें कैरलिटी होती है, मतलब कैरल कार्बन होता है, जिसकी वजह से दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। उनमें से एक ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो टीबी को क्योर करता है, और जो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है वो भी टीबी को ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है, वो ब्लाइंडनेस क्रिएट करवा देता है, परमानेंटली अंधा कर देता है इंसान को। तो ऑब्वियसली आप वो वाला आइसोमर तो फिर ड्रग में से निकाल के पेशेंट को ड्रग दोगे ना। तो वो जब आइसोमर हम निकालते हैं तो ऑब्वियसली यील्ड कम हो जाती है। एक तो डिसएडवांटेज क्या होगा इस तरह से, अगर हमारे पास इनएंटियोमर्स को हम यूज निकालेंगे, तो एक ऑप्टिकल आइसोमर को हमें निकालना पड़ा, तो हमारे पास ऑब्वियसली जो यील्ड है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, वो हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एडवांटेज क्या है कि हमने वो वाला ऑप्टिकल आइसोमर निकाल दिया जिसका साइड इफेक्ट है। निकालना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर हमें पता है कि उसका साइड इफेक्ट है तो हम वो पेशेंट्स को नहीं दे सकते। तो ये वाली चीज जो है ना, रिसेंटली दो दो बार तो वो पूछ चुका है रेसनिक मिक्सचर का, और ये भी फ्रेशली ऐड हुआ था सिलेबस में 2023 में। तो ये आपको पुराने पेपर्स में मिलेगा भी नहीं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आपको इनैंटियोमर्स को डिफाइन करना है। इनैंटियोमर्स बेसिकली क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये जनरलाइज क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे जो उसने मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल हो, इसके लिए सबके लिए आंसर सेम रहता है ये। ठीक है, तो इनैंटियोमर्स की डेफिनेशन क्या है? इनैंटियोमर्स आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो लाइट को डिफरेंट प्लेन्स में पोलराइज करते हैं। एंड उसके बारे में ये भी लिख सकते हो, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other and can polarize, बल्कि इसकी जगह ये लिखो, they can rotate the polarized light into different planes and can rotate the polarized light in different planes, या इजली याद करना है तो अपोजिट डायरेक्शन। फिर कहता है सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग टू एंटियोमर्स इन दिस सिंथेसिस। तो देखो, दो एंटियोमर्स अब हमारे पास बन रहे हैं, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक को हमें सेपरेट करना पड़े। तो एडवांटेज हमारे पास क्या है कि भाई हमें सेपरेट तो करना है, क्योंकि जो आइसोमर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा है वो हम दे नहीं सकते। ठीक है, एक एडवांटेज
क्या है कि आपके पास एक तो वो वाला ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है जो कि यूजफुल है, और डिसएडवांटेज क्या है, जो कि साइड इफेक्ट वाला आइसोमर है, उसको जब हम सेपरेट करवाएंगे तो फिर हमारे पास यील्ड कम हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ टू enantiomers will give a lower yield of required molecule, मतलब जो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है जो कि काम करेगा उसकी यील्ड कम होगी। सजेस्ट अ मेथड ऑफ अडेप्टिंग द सिंथेसिस टू प्रोड्यूस अ सिंगल एनेंटियोमर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन करते वक्त ही उस रिएक्शन में कुछ ऐसा करें कि ऑप्टिकल आइसोमर बन ही ना सके, उसका एक 100% वही वाला मॉलिक्यूल बने जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब 100% वही वाला ऑप्टिकल आइसोमर बने जो कि रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम लोग एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिसको हम उसके थ्रू रोक सकते हैं। वो एक होता है हमारे पास एंजाइम्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट, या फिर हमारे पास एक कायरलिटी स्टॉप करने के लिए एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कायरल कैटलिस्ट। तो यूजुअली मेडिक फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग एंजाइम यूज करते हैं कायरलिटी स्टॉप करने के लिए। तो यूज ऑफ एंजाइम, इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस ये याद कर लेना, यूज ऑफ एंजाइम और कायरल कैटलिस्ट। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, पार्ट एफ में कह रहा है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स दैट वुड बी सीन इन द कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूलोब्यूटेरॉल। अब इसमें इसने टेबल भी दिया हुआ है, लेकिन देखो कार्बन के कितने इन्वायरमेंट है इसमें आपको वो डिटरमिन करना है। जैसे हमारे पास एंड से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, इधर एक CH3 है और इधर एक CH3 है। ये तीनों कार्बन जो है वो सेम इन्वायरमेंट शेयर करेंगे, क्योंकि तीनों जो है वो एक, उनके जो नेबर है वो एक ही कार्बन है ना। तो ये तीनों कार्बन दे विल बी शेयरिंग ओनली वन एनवायरनमेंट, तो ये तीनों कार्बन मिला के इनकी एक पीक बनेगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, इसकी एक पीक बनेगी। इसी तरह हमारे पास एक कार्बन OH के साथ लगा हुआ है, एक पीक इसकी बनेगी। और एक कार्बन जो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, एक पीक इसकी बनेगी। तो टोटल 4 पीक्स तो हमें यहाँ पे मिल रही है। अब आ जाओ ये जो बेंजीन रिंग है ना इसकी तरफ। अब बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं एरोमेटिक रिंग को अगर देखूं, तो इसमें ये कार्बन 13 का हमें टेबल दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ चीज अटैच्ड हो सकती है, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन आती है वो गिवन है यहाँ पे। देखो बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 कार्बन एटम्स का अलग एनवायरनमेंट होता है, लेकिन उनकी जो पीक बनती है ना उसकी रेंज ओवरलैपिंग रेंज बन रही होती है। लेकिन जब आप NMR देखोगे ना, तो NMR पे आपके पास पीक जो है वो ओवरलैप हुई भी होती है, लेकिन उनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पीक्स काउंट करोगे तो सारे कार्बन की नंबर ऑफ पीक्स आपको अलग अलग काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे एक चेन लगी हुई है, इस कार्बन को मैं एक अलग एनवायरमेंट कहूंगा, जो कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है उसको फिर हम एक अलग एनवायरमेंट कहेंगे। तो 5, ये हो जाएगा 6। फिर इस तरह बाकी के जो कार्बन है ना, ये जो 7 कार्बन है इसके साथ देखो डिफरेंट, राइट पे और लेफ्ट पे डिफरेंट चीजें हैं। 8 पे डिफरेंट है, फिर 9 और 10। तो टोटल 10 कार्बन के इन्वायरमेंट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास कितनी पीक्स बन जाएंगी? 10 पीक्स बन जाएंगी। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? देखो आगे कह रहे थे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोबिट्रॉल डिसॉल्व्ड इन D2O shows peaks in 4 different types of proton environment. The peak of CH2N,
ये कौन से कार्बन की बात कर रहा है? जिस कार्बन को हमने सेकंड एनवायरनमेंट दिया है ना, उस कार्बन की बात कर रहा है। इसके साथ जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उन दो हाइड्रोजन का अपना एक अलग एनवायरनमेंट है, और वो कह रहा है कि उसकी जो पीक है वो डबलेट है। वो डबलेट क्यों है? क्योंकि उसके नेबरिंग पे जो कार्बन है, देखो कार्बन 2 जो है उसके नेबर में फोर्थ कार्बन है और उसके नेबर में थर्ड कार्बन है। तो जो थर्ड कार्बन है, देखो फोर्थ कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं ना। थर्ड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये सेकंड कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनकी जो स्प्लिटिंग करवाएगा वो इस फॉर्मूला से फॉलो होती है N+1। तो जो नेबरिंग कार्बन फोर्थ कार्बन है उस पर 0 हाइड्रोजन है, तो वो तो स्प्लिटिंग करवाएंगे ही नहीं। थर्ड कार्बन पे डायरेक्टली एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH का हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, जिस कार्बन पे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है ना वो काउंट करोगे। देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन जो कि स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो N की जगह पे 1 आएगा, 1+1। तो ये स्प्लिटिंग कितने में होगी? 2 में स्प्लिटिंग होगी, तो मतलब डबलेट है। और इसकी उन्होंने केमिकल शिफ्ट रेंज दी हुई है 2 से 3 ppm के बीच में। नहीं आर्यन, 7 और 9 सेम नहीं है, क्योंकि देखो 7 कार्बन पे राइट साइड पे 6 कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन जो 9th कार्बन है उसके जो राइट और लेफ्ट पे कार्बन है, क्या उनपे क्लोरीन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ ना, मतलब इसके नेबर्स डिफरेंट है, तो इनकी डिफरेंट एनवायरनमेंट होंगे, अगर यही 7 और 9 कह रहे हो। आर्यन समझ आई बात? अच्छा जी, गिव डिटेल्स फॉर ईच ऑफ द थ्री पीक्स। 8 और 9 पे भी बेटा वही इशू है। 8 जो कार्बन है उसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है और उसके आगे देखो एक Cl आ रहा है, ठीक है। और जो आपका 9th कार्बन है उसके आगे एक कार्बन है, और जो आगे वाला कार्बन है उसके साथ एक पूरी चेन आ रही है, तो नेबर डिफरेंट है ना इसके। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो CH2N है, इसमें प्रोटॉन की इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो ये कौन से हाइड्रोजन है CH2N के? ये वो वाले हाइड्रोजन है जो कि आपके सेकंड कार्बन जिसको मैंने लिखा हुआ है, इस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इन दो हाइड्रोजन की जो पीक आएगी उसका जो स्प्लिटिंग होगा वो डबलेट होगा। और वो कौन डिसाइड करेगा? उसके नेबरिंग कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो डिसाइड करेगा। ये वाला कार्बन वो है जो सेकंड कार्बन है, इसके राइट साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके राइट साइड पे तो कार्बन है ही नहीं, तो वो तो छोड़ ही दो। इसके लेफ्ट साइड पे जो थर्ड कार्बन है, जिसको मैंने 3 कार्बन बोला हुआ है, उस पे देखो डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है। उस पे एक OH अटैच्ड है, एक पूरी बेंजीन रिंग का कार्बन आ जाएगा, और फिर एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है थर्ड कार्बन पे, ये बेसिकली सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन की पीक्स की स्प्लिटिंग करवाएगा। और किस फॉर्मूला से स्प्लिटिंग होती है? N+1 से। तो नेबरिंग कार्बन पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो हो जाती है वैल्यू ऑफ N। तो जो सेकंड कार्बन का नेबरिंग कार्बन है वो सिर्फ थर्ड कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 कार्बन है, N की जगह 1 आ जाएगा, 1+1 कितना बना? 2, डबलेट। सही है उस्मान? अच्छा जी, give the details of each of the three peaks in the proton NMR spectrum of tolubuterol to include chemical shift, environment of the proton, splitting pattern and number of hydrogen atoms responsible। देखो उसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीक्स जो है वो 4 पीक्स है, उसमें से एक पीक तो उसने बता दी है। बाकी हमारे पास कितने एनवायरनमेंट और बन रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। देखो ये जो तीन आखिर के CH3 हैं, इन सबकी जो पीक है वो एक ही पीक होगी, मतलब ये सारे सेम इन्वायरमेंट है। CH3 वाले तीनों हाइड्रोजन, एक अमाइन वाला हाइड्रोजन है उसकी पीक बता दी है, ठीक है। अच्छा, एक हमारा जिस अभी प्रोटॉन की बात हो रही है, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा, इसका एनवायरनमेंट, इसको हम C कह देते हैं, राइट। इसी तरह हमारे पास आगे बढ़ोगे
तो एक OH का एनवायरमेंट है D। इसी तरह जो कार्बन है इसके साथ एक और नीचे हाइड्रोजन होगा और कुछ बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन होंगे। अब कहीं पे कोई दो इन्वायरमेंट ऐसे आ रहे हैं हाइड्रोजन के जिनकी पीक्स ओवरलैप कर रही होंगी। अभी अब इसने हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमें जो है ना 3 पीक्स और आइडेंटिफाई करनी है, उनके केमिकल शिफ्ट बताने, इन्वायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन बताने हैं, मतलब उसके बराबर में क्या कार्बन लगा हुआ है, बॉन्ड किसका बना हुआ है, और उसके स्प्लिटिंग पैटर्न बता रहे हैं, और उस इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं वो बता रहे हैं। इसके लिए जो है ना मुझे नीचे वाला टेबल यूज करना पड़ेगा। पहले तो ये जो सबसे प्रोमिनेंट, ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इन्वायरमेंट ए वाले, 3 + 3 + 3, 9 हाइड्रोजन आ रहे हैं। इन 9 हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी टेबल से देखनी पड़ेगी। तो CH3 वाले जो आप प्रोटॉन्स होते हैं उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो रेंज करती है फ्रॉम 0.9 टिल 1.7। ठीक है, और उसको कहते हैं क्या, एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन को एल्केन्स कहते हैं। या तो आप एग्जाम इसका बॉन्ड फॉर्मूला लिख दो CH3 या नाम लिख दो। एक पीक तो हमारे पास आ जाएगी CH3 की, जिसको हम एल्केन कहते हैं, और इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो दी हुई है 0.9 से 1.7 ppm के बीच में। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन एटम्स हैं इस एनवायरमेंट। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अमाइन की एक पीक होनी चाहिए और एक अल्कोहल की पीक होनी चाहिए, राइट? ये वाले भी तो एनवायरमेंट है, एक बी और एक एनवायरमेंट डी। और इसके अलावा और बेंजीन के जो हाइड्रोजन होंगे उनकी एक पीक होगी। बेंजीन के सारे हाइड्रोजन की एक ही पीक होती है, तो इनकी भी पीक होनी चाहिए। अब देखो, बेंजीन के जो कार्बन है ना बेटा, उनकी पीक्स अलग अलग होती हैं, उनके कार्बन के एनवायरमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो सेम एनवायरमेंट शेयर कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वाला हाइड्रोजन, बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन, बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो 4 हाइड्रोजन है ये सारे के सारे सेम एनवायरमेंट शेयर करेंगे। और हम देखो ये जो 3 CH3 थे एंड में, ये सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो सेम एनवायरमेंट शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस कार्बन पे लगे हुए हैं उस तीनों कार्बन का जो पड़ोसी है वो ये वाला कार्बन है जो बीच में मैं बना रहा हूँ। तो नीचे वाले CH3 के लिए भी नेबर सेम है, बीच वाले CH3 के लिए भी, और ऊपर वाले CH3 के लिए भी। तो ये जो 3 CH3 लगे हुए हैं इन तीनों हाइड्रोजन के एनवायरमेंट सेम होंगे। देखो मुझे पूछते जाओ सवाल, अगर आपने माइक खोलना है तो माइक खोल के पूछ लो, क्योंकि इस तरह के हम बहुत सवाल कर चुके हैं अब तक, और ये जरूरी है आपको समझ आए, क्योंकि एंड में ये एक सवाल जरूर बनता है। अच्छा जी, अब देखो बेंजीन के अगर मैं कार्बन के एनवायरमेंट काउंट करूंगा ना, तो बेंजीन के 6 के 6 कार्बन जो है वो अलग एनवायरमेंट काउंट होते हैं। चाहो तो लिख लो इस बात को, इन एरोमेटिक रिंग्स ऑल कार्बन हैज डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा जब आप कुछ पूछ रहे हो, बट ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव सेम एनवायरमेंट। अब हमारे पास ये जो एरोमेटिक रिंग है इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और चारों के चारों का एक ही एनवायरमेंट होगा, इसको मैं एनवायरमेंट ई कह देता हूँ।
वो मुझे कह रहे हैं कि 3 पीक्स बननी है, लेकिन मैंने देखो अभी तक कितने इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर लिए। एक तो ये ए वाले इन्वायरमेंट CH3 वाले, एक अमाइन वाला, एक OH वाला, इसी तरह एरोमेटिक रिंग वाले। तो ये हो गए ABCDE तक तो मैं पहुंच गया हूँ। और एक और इन्वायरमेंट इसमें आना चाहिए जो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके नीचे भी तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो ABCDEF 6 पीक्स आनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि 3 पीक्स बताओ, चौथी पीक उसने खुद बताएगी। बाकी की 2 पीक्स कौन सी पीक्स हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं? वो 2 पीक्स हैं OH की पीक और अमाइन की पीक। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब OH फंक्शनल ग्रुप में और अमाइन फंक्शनल ग्रुप या अमाइड फंक्शनल ग्रुप जब हमारे पास होता है और हम ड्यूटोरियम ऑक्साइड डालते हैं, जिसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं, तो जो ड्यूटोरियम है वो क्या करता है, हाइड्रोजन का मास नंबर 2 वाला आइसोटोप है बेसिकली, ये जो डी है, ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा OH में से हाइड्रोजन को और उसकी जगह पे ड्यूटोरियम एटम लग जाएगा। इसी तरह अमाइन में भी ऐसा ही होगा। और जो ड्यूटोरियम हाइड्रोजन विद द मास नंबर 2 वाला आइसोटोप है, इसकी पीक नहीं आती है। तो वो जो OH की और अमाइन की पीक है एनवायरमेंट की, वो D2O डालने की वजह से खत्म हो जाती है। तो आपको कौन सी 2 पीक्स नहीं दिख रही होंगी इस प्रोटॉन NMR में? एक अमाइन वाली पीक नहीं दिख रही होगी और एक OH वाली पीक नहीं दिख रही होगी। तो 2 एनवायरमेंट कम कर दो, तो कितने हो गए? 4। 4 में से एक उसने बता दिया है, कौन सा वाला? ये जो एनवायरमेंट C मैंने जिसको बोला हुआ है ना, वो उसने ऑलरेडी बता दिया है, के साथ भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है। बाकी आपको बताना है। तो CH3 एक हमारा हो गया। बाकी एरोमेटिक रिंग के 4 हाइड्रोजन होंगे, और एरोमेटिक रिंग के जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है? हाइड्रोजन अटैच टू एरोमेटिक रिंग, उनकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है 6 से 9 के बीच में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन विद एरोमेटिक रिंग की एब्जॉर्प्शन होती है 6 से लेके 9 के बीच में। और इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन है जो कि सेम एनवायरमेंट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी बताओ क्लियर है यहाँ तक बातें? आगे बढ़े। और कौन सा एनवायरनमेंट है जो हमें आइडेंटिफाई करना है? ये जो एनवायरनमेंट C वाले, ये इसने हमें ऑलरेडी बता दिया। अब ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये आपने और आइडेंटिफाई करना है, जिसको मैंने एनवायरनमेंट F बोला हुआ है। तो ये क्या है? ये वो वाले कार्बन का हाइड्रोजन है जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी बॉन्ड बना हुआ हो, मतलब हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अब ये आपने टेबल में से देखना है ऐसा कार्बन जिसके साथ एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बना हुआ हो, तो उस प्रोटॉन की पीक कहाँ पे होती है? तो कहीं पे दिख रहा है ऐसा? ये वाला है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोटॉन जो जिस कार्बन के साथ लगे हुए हैं उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो, और इसकी जो पीक एब्जॉर्प्शन होती है वो 3.2 से 4 के बीच में। इसको उन्होंने टेबल में लिखा हुआ है CH2O। इसको बोला हुआ है एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम विच इज CH3O, सॉरी CHO है हमारा। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 3.2 से 4 के बीच में लिखी हुई है। और कितना हाइड्रोजन है इसमें? इसमें से 1 हाइड्रोजन है। अब जरा स्प्लिटिंग पैटर्न पे आ जाओ, इनके स्प्लिटिंग पैटर्न डिसाइड करने हैं। तो जो CH3 वाले 3 हाइड्रोजन है, उसका जो नेबरिंग कार्बन है उस पर तो 0 हाइड्रोजन है ना, तो जो इनकी स्प्लिटिंग होगी वो सिंगलेट होगी। जो 9 हाइड्रोजन की पीक है वो सिंगलेट बनेगी। ठीक है। अच्छा, जो हमारे बेंजीन के हाइड्रोजन होते हैं ना, उनके लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बेंजीन वाले हाइड्रोजन हमेशा मल्टीप्लेट बनाते हैं, तो वो तो आपने मल्टीप्लेट आंखें बंद करके लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारा, जिसके साथ कार्बन के साथ अल्कोहल भी लगा हुआ है, उसकी स्प्लिटिंग देखने के लिए आप बराबर वाले कार्बन को देखो। बराबर में एक बेंजीन का कार्बन है और एक कार्बन हमारे पास वो है जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बेंजीन वाला जो कार्बन है उसके साथ तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना। ठीक है, जो बेंजीन वाला कार्बन है, जिसको मैं कार्बन 1 कह रहा हूँ, उसके साथ तो 0 हाइड्रोजन है। जो राइट साइड पे कार्बन है, जिसको मैं कार्बन 2 कह रहा हूँ, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन मिलके इसकी स्प्लिटिंग करवाएंगे। तो n+1 में n की जगह पे क्या रखोगे? 2 रखोगे, तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न 3 में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ट्रिपलेट। ठीक है उस्मान, समझ आई बात? ये हमारा हो जाएगा ट्रिपलेट। ठीक है भाई। शाहाना, महमा, समझ आ गया? आगे बढ़े जी। देखो, जिस कार्बन की हम जिस ये वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ जो हाइड्रोजन है, इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न डिसाइड करनी है हमें। अब इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न डिसाइड करने के लिए इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है उस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे। इसके एडजेसेंट में एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन बेंजीन रिंग वाला है। ऊपर तो ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन काउंट स्प्लिटिंग नहीं करवाता, कार्बन वाला हाइड्रोजन स्प्लिटिंग करवाता है। तो इसके नेबरिंग में 2 कार्बन है, जिसको मैंने 1 और 2 कह दिया। बेंजीन वाला कार्बन है, क्या उसके साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है? नहीं, 0 हाइड्रोजन है, तो वो तो स्प्लिटिंग करवाएगा नहीं। जो राइट साइड पे कार्बन लगा हुआ है उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 2 हाइड्रोजन होंगे ना, स्केलेटल फॉर्मूला अगर देखो तो ये जो सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन है वो स्प्लिटिंग करवाएंगे इस रेड वाले कार्बन के हाइड्रोजन की। जो नीचे का हाइड्रोजन है, इसकी स्प्लिटिंग राइट वाले कार्बन के हाइड्रोजन करवाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है स्प्लिटिंग का? n+1। और n क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन अ नेबरिंग कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 स्प्लिटिंग होगी इसकी किसमें? ट्रिपलेट में। ठीक हो गया उस्मान? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट B, C एंड D। देखो, इसने करा क्या है, इसमें क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, पूरा ही देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है स्टूडेंट यूजेस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टू एनालाइज अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग मेटल कैटाइंस। द स्टूडेंट रिपीट्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट्स। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वैसे ही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। बस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग एक शीट लेते हैं, वो मेटल की भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, उस पर हम कोटिंग करते हैं। तो जो हम कोटिंग करते हैं वो कोटिंग जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी हो सकती है या सिलिका की भी हो सकती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम या सिलिका दोनों यूज कर सकते हो। और अगेन बेस लाइन से जो स्पॉट आपका मूव कर रहा है उससे RF वैल्यू भी निकालने के लिए आपके पास आ सकती है। पार्ट 1 में कह रहा है सजेस्ट अ कंपाउंड दैट कुड बी यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा या सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। ठीक है, मोबाइल फेस जो है वो सॉल्वेंट है। टेबल 6.1 shows the RF values for different metal cations when separated by TLC using water as a solvent।
RF values given as suggest the identity of the cation that causes the spot at M in figure 6.1. तो जो spot M आ रहा है उसका अगर मैं RF वैल्यू निकालूं तो उसका जो बेस लाइन से डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट है फ्रॉम द बेस लाइन वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो RF वैल्यू आएगी, ये आएगी 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 0.4। तो 0.4 किस मेटल आयन की RF वैल्यू है, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन की। तो जो स्पॉट एट M है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन, राइट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द स्टूडेंट रिपीट्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग ब्यूटेन 1 एज अ सॉल्वेंट, द मेटल कैटायंस डू नॉट ट्रेवल एज फार अप द TLC प्लेट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने सॉल्वेंट चेंज किया है, तो उसका क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी इन मेटल आयंस की डिफरेंट सॉल्वेंट में। अभी उसने ब्यूटेन 1 लिया है और कह रहा है कि मेटल आयंस उतना ऊपर तक नहीं गए जितना वाटर के केस में गए थे। तो उसका क्या मतलब है, जो मेटल कैटायंस हैं वो ब्यूटेनॉल में लेस सॉल्युबल है, वाटर में मोर सॉल्युबल है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ब्यूटेनॉल के साथ वो कम होंगी, वाटर के साथ ज्यादा होंगी। ठीक है, क्योंकि मेटल आयन अगर अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे अगर मैं कोई भी मेटल आयन ले लूं, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन है, अगर वो वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर जो है वो खुद कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जो कि मेटल पॉजिटिव आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस बॉन्ड का नाम बता सकते हैं मुझे, एनर्जेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मेटल आयन के ऊपर कंप्लीट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर डायपोल है, तो इस बॉन्ड का नाम क्या पढ़ा है आप लोगों ने, आयन डायपोल बॉन्ड या आयन डायपोल फोर्सेस। ठीक है, और सिंपल 1 मार्क के लिए लिखना है तो अब 1 मार्क के लिए आप ये लिख सकते हो बस, जो मेटल कैटाइंस हैं, मेटल कैटाइंस आर लेस soluble in ब्यूटेन 1, क्योंकि ब्यूटेनॉल में आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, मतलब आयन डायपोल बॉन्ड जो होंगे वो ब्यूटेनॉल में वीकर होंगे विद मेटल आयन, वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। और हम ये हमने एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं, जब हम जहाँ पे इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, वहां पे अगर कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है तो कैटाइन का वाटर के साथ और एनाइन का वाटर के साथ जो बॉन्ड बनता है वो आयन डायपोल बॉन्ड है। ये एक्चुअली इसने जो है ना एएस में एक MCQ पूछ लिया था इसका, तो जब से जो है इस पे बड़ा फोकस किया जाता है। A student sprays the TLC plate in figure 6.1 with potassium sulfur cyanide. Okay. The color of some of the spot changes as some of the metal cations undergo a ligand exchange reaction. अब ये ट्रांजिशन मेटल आइन है और SCN जो है वो फिर एज क्या काम करेगा, एज अ लिगेंड काम करेगा। जब वो मेटल आइन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो आपको पता है जब ट्रांजिशन मेटल आइन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो उनके जो नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो स्प्लिटिंग होता है, रिमेंबर कलर्स क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल आइन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है, और ये जो एनर्जी गैप होता है अगर ये डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कलर शो करेगा, क्योंकि वो डिफरेंट फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होगा। आइडेंटिफाई द लिगेंड्स इन्वॉल्व इन द लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है जी, अब आप उसने क्या डाला है, SCN नेगेटिव आइन डाला है। TLC जो हुई है वो किसके साथ हुई है, वाटर के साथ हुई। देखो ये सारे ट्रांजिशन मेटल आइन है, तो जब ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स आइन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ना। अब अगर इसमें SCN नेगेटिव आइन हम डालेंगे तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस कर देगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को, लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे। अब लिगेंड दूसरा आ गया तो जो कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लिगेंड्स इन्वॉल्वड इन द एक्सचेंज। तो हमारे पास जो वाटर के लिगेंड है वो एक्सचेंज हो गए बाय SCN नेगेटिव आयन लिगेंड। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। देखो बेटा, ये जो TLC हुई थी ट्रांजिशन मेटल आइंस की, ये पहला जो सॉल्वेंट लिया था जिसकी ये TLC हुई है, ये वाटर लिया था ना।
उसके बाद उसने कहा था कि अगर हम ब्यूटानॉल यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट हो जाती है। तो पहला जो सॉल्वेंट लिया था वो क्या लिया था उसने, वाटर। तो वाटर पहले कॉम्प्लेक्स वाटर ने बनाया हुआ होगा। मोबाइल फेस इसमें वाटर है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, शोज द क्रोमेटोग्राफी ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, मोबाइल फेस वाटर है इसमें। यस उस्मान, मोबाइल फेस इज वाटर एंड स्टेशनरी फेस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, पार्ट डी इसका देख लेते हैं। पार्ट डी में कह रहे हैं, इन अ थर्ड एक्सपेरिमेंट द पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ मेटल आयन इज केप्ट कांस्टेंट यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन। ओहो। The student prepares the buffer solution by mixing 20 centimeter cube of 0.15 molar potassium hydroxide and 50 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube of C8H5O4K। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोला है वीक कार्बोक्सिलिक एसिड है विद द pKa वैल्यू ऑफ 5.4। इंटरेस्टिंग। Complete the equation for the reaction of C8H5O4K with potassium hydroxide। देखो बफर का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है और काफी मुश्किल क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन आसान नहीं है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। हद से ज्यादा इसमें जो है ना घुमाया फिराया हुआ है इसमें। एनीवेज करके देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसको कह रहे हैं कि ये एज अ वीक कार्बोक्सिलिक एसिड काम कर रहा है। देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है जो कि H पॉजिटिव आयन दे रहा होगा। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाओगे तो वो कह रहे हैं इक्वेशन बताओ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, तो अल्कली ने जाके किस चीज के साथ रिएक्ट होना है, तो अल्कली ने जाके सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में और अल्कली उसके साथ रिएक्ट होता है तो ये पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। तो हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक का वो हटेगा, उसकी जगह पे पोटेशियम आ जाएगा, साथ में वाटर बनेगा। तो ये वाला पार्ट तो आसान सा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाओगे, इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या चेंज होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएगा। जो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक का हटा है 5 की जगह टोटल 4 हाइड्रोजन रह जाएंगे, ऑक्सीजन उतने ही रहेंगे और पोटेशियम एक बढ़ जाएगा। और साथ में क्या बनना है, वाटर। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि जो निकला है वो राइट साइड पे आ गया है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, शो ऑल योर वर्किंग। देखो पीएच निकालने के लिए, बफर का पीएच निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। नाम तो याद नहीं रखना है इक्वेशन का। वैसे अगर हम पीएच निकालना चाहें तो वीक एसिड का पीएच जो है हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से निकालते हैं। ठीक है, जो एसिड का एनाइन होता है वो न्यूमरेटर में आता है और एसिड की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। मतलब ये जो एनाइन ऑफ एसिड होता है जिसको हम सॉल्ट भी कहते हैं, के से हम लोग पहले H पॉजिटिव आइन निकालते हैं और फिर जो है H पॉजिटिव आइन से हम लोग पीएच निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी इसमें, क्योंकि इसमें सॉल्ट जो है जब आप बफर बनाते हो तो सॉल्ट जो है वो दो जगह से आ रहा होता है। एक तो एनाइन, ये जो मतलब सॉल्ट में किसको कह रहा हूँ, एनाइन ऑफ एसिड। मतलब ये वाली जो चीज है, अगर मैं इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दूं तो जो कार्बोक्सिलेट आइन बनेगा पूरा, उसको हम एनाइन कह रहे हैं। ये दो जगह से आ रहा है। एक तो ये आ रहा है एसिड से। देखो एसिड जो लिया हुआ है उसने वो लिया हुआ है C8H5O4K। जब उसको आप पानी में डालोगे तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो कि H पॉजिटिव आइन बनाएगा। लेकिन बफर बनाने के लिए जो नेगेटिव आइन होता है ना, इसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है, ताकि बफर में जब लेफ्ट और राइट पे इक्विलिब्रिया जाए तो एनाइन की क्वांटिटी इतनी होती है कि वो आपका कंसंट्रेशन को
अब अगर इस आपसे वो कह रहा है कि जब हमने इस एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है तो उसका सॉल्ट भी बनेगा। देखो ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट मिलके बफर बनाएगा। तो हमारे पास ये जो सॉल्ट बना है C8 ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमने सॉल्ट बनाया है, ये क्योंकि सॉल्ट है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो जब आप सॉल्ट की कंसेंट्रेशन डालते हो ना, मतलब आप बेसिकली एनाइन की कंसेंट्रेशन आपको डालनी है, लेकिन एनाइन की कंसेंट्रेशन सारी की सारी कहाँ से आती है? सॉल्ट से ही आती है ना। ऊपर भी तो इस एनाइन की कंसेंट्रेशन आ रही है इक्विलिब्रियम में, लेकिन वो इतनी कम है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको याद हो कि जो हमने प्लस एक्स और माइनस एक्स किया था एसिड की कंसेंट्रेशन रखते वक्त, हम क्या करते हैं, एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनिशियल जो थी वो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद इनिशियल से कम हो जाएगी ना, तो जितनी डिसोसिएट होती है हम उसको माइनस एक्स करते हैं। और जो एनाइन की कंसेंट्रेशन है हम कहते हैं कि वो भी जितना एसिड आयनाइज होगा उतना एनाइन बनेगा, तो वो भी एक्स होनी चाहिए। अगर मैं ऊपर देखूं तो वो एक्स है, लेकिन सॉल्ट से भी तो एनाइन की कंसेंट्रेशन आ रही है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन प्लस एक्स और एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस एक्स। लेकिन ये एक्स क्योंकि इतना छोटा होता है और इनिशियल कंसेंट्रेशन इतनी बड़ी होती है कि हम एक्स को इग्नोर करके डायरेक्टली इनिशियल कंसेंट्रेशन दे लेते हैं। तो बस आपने सॉल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन रखनी है और यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है और उससे पीएच निकालना है। और अगर आप ये डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट लॉग का पीएच का फॉर्मूला भी इसमें लगाओगे, तो हेंडरसन इक्वेशन हमने डायरेक्ट पढ़ी थी पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो थी pKa प्लस लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। आप जो है ना अपना काम सिर्फ इस इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो। के आपको पता है, ठीक है। हंसोगे कहाँ पे? सॉल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन और एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन निकालने के। देखो सॉल्ट तो बना है रिएक्शन में, लेकिन जो एसिड है ना, जो कि C8H5O4K है, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है 50, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब और कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो मेरे पास बफर सोल्यूशन है, हमने इस बफर सोल्यूशन में एसिड प्लस सॉल्ट दोनों मिक्स करे हैं तब जाके बफर बना है। समझ आती है बात? एसिड की अगर मैं कंसेंट्रेशन निकालूं, मतलब एसिड की कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं यही कंसेंट्रेशन फॉर्मूला में रखूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब एसिड और मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, सॉरी मैंने अल्कली डाला था, सॉल्ट तो बना था, तो ये पहले आपस में रिएक्ट भी तो होंगे, जब तो उसने इक्वेशन बनाई है। और रिएक्ट होने के बाद फिर एसिड का अमाउंट कम रह जाएगा। समझ आती है बात? जितना पहले था एसिड अब उतना नहीं रहा, कम हो गया। इसी तरह जो सॉल्ट बना है वो कितना बना है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या मुझे एसिड के, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इनिशियल मोल्स बताओ कितने थे, तो मोल्स कैसे निकालोगे? कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर की, 50 डिवाइड बाय 1000। एसिड के जो मोल्स बने थे वो 0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, वो आ रहा है 0.005 मोल्स। सॉल्ट जो बनेगा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाला है उसके कितने मोल्स डाले हैं वो निकालो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालने के लिए उसकी कंसेंट्रेशन है 0.15 और उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो इसके मोल्स आ रहे हैं 0.15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहा है 0.00।
3 मोल्स। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आती है आपको? अब मुझे एक बात बताओ, लिमिटिंग में कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ एसिड और 1 मोल ऑफ एल्कली रिएक्ट कर रहा है, तो लिमिटिंग में कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले खत्म होगा, एसिड बचा रह जाएगा। एसिड के कितने मोल्स बचे रह जाएंगे? 0.005 में से। देखो मैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये पहले तो रिएक्शन हुआ है, जो एसिड बचा हुआ है पहले वो तो निकालो। एसिड के जो रिमेनिंग मोल्स बचे रह गए ना, हमें वो उसका बफर बनेगा। बाकी जो रिएक्ट हो गया है, कितना रिएक्ट हो गया है? 0.005 में से 0.003 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो सिर्फ 0.002 मोल ऑफ एसिड बचा रह गया है ना। समझ आई ये वाली बात? और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग एसिड के मोल्स हैं आपके पास वो 0.005 मोल्स हैं, सॉरी 0.002 मोल्स हैं। अल्कली रिएक्ट होकर खत्म हो गया। जो सॉल्ट बना है वो कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो पहले खत्म हो रहा है, उसके 1 मोल से सॉल्ट के 1 मोल बन रहा है, तो 0.003 मोल से सॉल्ट के भी 0.003 मोल बनेंगे। तो ये इनके मोल्स हैं बफर सोल्यूशन में, एसिड और सॉल्ट के। एसिड जो हमने इनिशियल लिया हुआ था वो इनिशियल बफर का इनिशियल फॉर्मूले में लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने जब अल्कली में एसिड डाला है तो पहले तो एसिड कुछ रिएक्ट होगा ना, जो बचा रह जाएगा उसको आप यूज करोगे। ठीक है भाई, समझ आई बात? तो जो एसिड के मोल्स अब फाइनल मिक्सचर में है हमारे पास वो 0.002 मोल्स हैं, और जो सॉल्ट के मोल्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बने हैं वो कितने बने हैं? 0.003 मोल्स। और ये जो बफर सोल्यूशन है इसका जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने एसिड और अल्कली मिलाया है, एसिड का वॉल्यूम आपने 50 सीएम क्यूब लिया हुआ था, अल्कली का वॉल्यूम आपने 20 सीएम क्यूब लिया हुआ था, तो जो अब फाइनल वॉल्यूम होगा वो 70 सीएम क्यूब होगा। तो अब जो इनकी कंसंट्रेशन निकलेगी वो 70 सीएम क्यूब में निकलेगी। लेकिन क्योंकि दोनों के लिए वॉल्यूम इक्वल है तो वो वॉल्यूम खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अगर मैं लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्ट के मोल 0.003 डिवाइडेड बाय 70 एक्सपोनेंट माइनस, और इसको होल डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए एसिड के रिमेनिंग मोल्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 70 एक्सपोनेंट माइनस 3 है। अगर ये वॉल्यूम ना भी लिखो तो उसमें डिनोमिनेटर में ही है ना, दोनों कैंसिल आउट ही होना है। पी के ए, के की वैल्यू गिवन थी, पी के डायरेक्ट गिवन है 5.4, अदरवाइज के गिवन होता तो पी के की जगह आप क्या लिखते? माइनस लॉग ऑफ के। पी के डायरेक्टली गिवन है 5.4, तो ये आपको बफर सोल्यूशन का पीएच मिलेगा। सही है एजाज, समझ आई बात? देखो बफर में आपने बफर कैसे बनता है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड चाहिए होती है एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। लेकिन जब ये हमने बफर बनाया, ये बफर कैसे बनाया है? मैंने इसमें एक एसिड डाला है और एसिड के साथ अल्कली डाला है। अब पहले तो इनका रिएक्शन होगा, अल्कली पूरा रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा, एसिड का कुछ पार्ट बचा रह जाएगा, तो जो एसिड बचा रह जाएगा वो बफर बना रहा है ना, रिमेनिंग एसिड। जो आपने डाला था वो सारा का सारा बफर थोड़ी बना रहा है, उसमें से तो कुछ पार्ट रिएक्ट होगी अल्कली के साथ। जो रिमेनिंग एसिड है और इस सोल्यूशन में जो एसिड और अल्कली की वजह से सॉल्ट बना है, ये मिलके बफर बना रहा है, तो इनकी कंसेंट्रेशन चाहिए। तो वो जो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड है ना, वो वाली एसिड की कंसेंट्रेशन है जो कि बफर में मौजूद है, क्योंकि वो वाला एसिड भी कुछ आयनाइज होगा, लेकिन उसकी आयनाइजेशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो बचा हुआ एसिड है वो भी तो कुछ ना कुछ, वीक एसिड है तो कुछ ना कुछ उसका आयनाइज हुआ होगा ना, वो आयनाइजेशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उस एसिड की पूरी कंसेंट्रेशन ले लो, उसको इनिशियल कंसेंट्रेशन कहा है। लेकिन जो एसिड अल्कली से रिएक्ट हो गया वो वाले मोल्स तो खत्म हो गए, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है बफर से। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था। अच्छा चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों की अभी किसी और सब्जेक्ट की भी क्लास है। अब एक काम ये करते हैं, एक वेंसडे को भी जो है ना क्लास इसी टाइम पे कोशिश करेंगे कर लें, पीछे अगर आ सकी तो, वरना पर अपने नॉर्मल टाइम पे। फ्राइडे को जो स्केड्यूल आपके साथ शेयर हुआ हुआ है उसी पे होगी। फ्राइडे के क्या टाइमिंग्स हैं? फ्राइडे के हमारे 7 till 9। ठीक है। टाइमिंग्स रमजान, देखो आपको जो स्केड्यूल शेयर किया हुआ है ना पोस्ट में, अब्दुल अजीज, उसमें बिफोर ईद और आफ्टर ईद दो तरह के टाइमिंग्स थे। ठीक है, चेंज नहीं हुई। आज मैंने चेंज की है। आज वैसे क्लास होनी थी हमारी वेंसडे को 7 till 9। ठीक है। अब रमजान की टाइमिंग तो चलो, अब वो तो भूल जाओ ना। अभी वेंसडे को अगर 7 to 9 क्लास नहीं हो सकी तो फिर वो 9:30 till 10:30 हम करेंगे। फ्राइडे को 7 till 9 होगी। और फिर एक क्लास हमें जो है ना संडे वाले दिन रखनी होगी। अगर आप सैटरडे वाले दिन सारे फ्री हो तो हम सैटरडे भी रख सकते हैं, या अदरवाइज संडे को तो आप लोग फ्री हो गए, आपकी क्लासेस देंगे तो हम संडे को रखेंगे। अच्छा, अब जो हम कमिंग क्लास में पेपर स्टार्ट करेंगे वो है 5 मार्च 2022। ठीक है। और 5 मार्च 2022 का जो पेपर है वो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल पेपर है। कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको, और उसका जो थ्री है वो ए उस पे मेरे ख्याल से अब 40 बना हुआ है, मतलब 40 पे ए बना हुआ है उस पे 100 में से। तो 60 मार्क्स लूज करने वाले का भी ये बना हुआ है, तो उसका मतलब है वो खतरनाक पेपर है। तो अगर पहले से ट्राई करके बैठ सकते हो उसको तो वेल एंड गुड, मैं भी भेज देता हूँ। ये वाला पेपर है, और ये हम जरा ट्राई करेंगे, देखेंगे कि भाई ऐसा क्या उसमें मुश्किल आ गया कि बच्चे बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए इसमें। अच्छा, इतना मुश्किल पेपर वैसे लग नहीं रहा, लेकिन इस पेपर में थ्रेशोल्ड कम होने का रीजन एक और भी है। क्योंकि ये जो 2022 में बच्चा बैठा था ना एग्जाम देने A2 का, वो 2020 में एक्सपेक्टेड ग्रेड्स लेके बैठा था वो लेवल के। और एएस में भी आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था कि इनका कुछ कंपोनेंट्स हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। तो ये वो बच्चा बैठा था जो कि ना उसने ओ लेवल सही से पढ़ा था ना एएस सही से पढ़ा था। मे बी इस वजह से इसका थ्रेशोल्ड कम है, वरना पेपर मुझे कोई इतना खास मुश्किल नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी मैं भेज देता हूँ। आप लोग इसको ट्राई जरूर कर लेना। और कमिंग क्लास ऑन वेडनेसडे इसको हम डिस्कस करेंगे। 43 पे ए है। हाँ, लेकिन आजमी पेपर तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है इसमें कोई नई चीज या डिफरेंट चीज हो। सब नॉर्मल नॉर्मल ही है। ऑर्गेनिक भी नॉर्मल है। रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन भी ऐसे आते रहे। एनएमआर आई थिंक, एनएमआर भी बड़ा सिंपल सा है इसका। ये बस ये वही रीजन है, ये जो बच्चा बैठा है ना, वो एक्सपेक्टेड वाली आवाम बैठी है, और उसने जो है वो और एस में तो उसका निकल गया था A2, उन्होंने फिर पेपर दिया था सही से। चलो। नहीं अब्दुल अजीज, हमने पूरा पेपर नहीं किया है, हमने जो क्वेश्चन में क्वेरीज थी ना, आप ट्राई करो 5 मार्च का भी पेपर 2022 का कमिंग क्लास से पहले करके रखो, ताकि उन क्वेश्चंस को पूछो। वैसे तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब ट्राई करा करो कि पेपर पहले से करके रखो, और जिन क्वेश्चन में फंसे वो सॉल्व करवाओ। ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा बिल्कुल। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, यस, लेकिन एक हम संडे को भी करेंगे, तो वो मैं आपको फ्राइडे वाली क्लास में उसका टाइम बता दूँ। 5 मार्च 2024 में भेज देता हूँ, लेकिन वो ना वो स्कैन कॉपीज में है, मुझे आई थिंक इल्सा ने भेजा है आज। उसकी मार्किंग की आई थिंक नहीं आई होगी अभी, लेकिन पेपर आपको पिक्चर्स पिक्चर की फॉर्म में 2024 का पेपर मिल जाएगा, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। एजाज 2022 का कौन सा पेपर कह रहे हो, 5 मार्च या मई जून?
फेब मार्च तो चलो हम 2022 के सारे ही पेपर्स कर लेंगे ना। ओके चलो जा सकते हो अभी आप, अल्लाह हाफिज। आजमी टाइम